सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है अपने एग्ज़ाम के लिए। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चैप्टर नहीं हो रहा हमसे और शॉर्ट में रिवीजन की ज़रूरत है तो मुझे एक बार बोलो तो सही, आपकी वो भी हेल्प करेंगे, पर बोलना पड़ेगा। पर ये बस सोचो कि हाँ सर सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो डाल दो, हम तो देख लेंगे अपने आप, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होएगी। फिर कोई एक दो चैप्टर बोलोगे तो पॉसिबल है, बट आप सोचोगे सारे चैप्टर बस शॉर्ट रिवीजन में कर लेंगे तो फिर वो एक्चुअली प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है। तो अब एक हाई टाइम आ चुका है कि ये माना जाता है कि अब आपका कोर्स रेडी है और तब हम आरटीपी करने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। अगर आप एक एक चैप्टर वाइज आरटीपी करोगे तो नहीं होएगा, पर जब पूरा कोर्स एफएम समझ में आने लग गया है तब आरटीपी अगर हम लेते हैं तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। हाँ, इस बार की आरटीपी थोड़ी ज़्यादा ही हार्ड दे दी इन्होंने, मतलब क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के हैं और इसीलिए मुझे लगा कि मैं ही आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। तो आज पहला टारगेट अपना यही है कि एफएम की आरटीपी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, टोटल इस आरटीपी में एफएम में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस है टोटल। और वही एमसीक्यू में भी दिया इन्होंने, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के भी दिए, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के भी दिए। जस्ट लाइक आप पेपर्स मॉक टेस्ट पेपर वगैरह दियो, जो पैटर्न उसमें था उसी पैटर्न से आरटीपी में भी दिया है। और पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही है। तो मैंने भी अपने एमटीपी में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही डाला, आरटीपी में भी यही है। इनसे आप समझिए कि हो सकता है आपके एग्जाम में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, क्योंकि क्या होता है वैसे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन बड़ा होता है और ये एक बेस्ट क्वेश्चन होता है इनके लिए 10 नंबर में पूछने का, क्योंकि बाकी सब में फिर वो ज़्यादा वेटेज नहीं बचता है। डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, तो हाई चांसेस है कि एमसीक्यू ही आएगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का वैसे बुक में ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है, आपको सिमिलर सा ही लगेगा पर फिर भी मैं ये पूरा सॉल्व कर रहा हूं। लिंटी इज अ स्मॉल साइज फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। करेंटली कंपनी इज लेबर ओरिएंटेड, अभी लेबर से काम चला रहे हैं। ड्यू टू विच देर इज लेस प्रोडक्शन, डिले इन डिलीवरीज एंड मोर डिफेक्ट्स इन प्रोडक्शन, मतलब परेशान है हम अपने लेबर वाले मेथड से। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन, नई मशीन खरीदना चाहते हैं, विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशंस एट विच एट प्रेजेंट आर परफॉर्म्ड बाय मैनुअल लेबर। तो लेबर हटा के मशीन ले आएंगे, तो कुछ फायदा होता है क्या इससे? लेबर हटा के मशीन लाने से वेजेस की सेविंग्स हो जाती है, डिफेक्ट्स की सेविंग्स हो जाती है। तो देर आर 2 मॉडल्स दैट आर अवेलेबल, TM1, TMT1 और TMT2। इफ मशीन इज रिप्लेस इट वुड प्रोवाइड लेबर सेविंग, एक तो लेबर बचेगा और दूसरा डिफेक्ट्स की कॉस्ट बचेगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 10 years फॉर बोथ द मॉडल्स। अच्छा, लाइफ सेम होना जरूरी है, क्योंकि अगर लाइफ डिफरेंट होता है तो फिर वो EANPV से सॉल्व होता है, और लाइफ सेम होता है तो फिर जो मेथड वो बोलता है वो हम लगा देते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड। मशीन की कॉस्ट 45 लाख 50 लाख, ध्यान हो तो इसको हम लोग आउटफ्लो मानते हैं। सेविंग्स इन वेजेस ये हमारा इनफ्लो में आता है, सेविंग्स जितने भी होते हैं वो सब हम लोग इनफ्लो में लेते हैं। सेविंग्स इन स्क्रैप ये भी किस में आएगा? इनफ्लो में आएगा। और एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी इनफ्लो में से ही माइनस होता है। P&L बैलेंस शीट ध्यान है ऐसा कुछ कि P&L का आइटम होता है तो इनफ्लो में लेते हैं और बैलेंस शीट का आइटम होता है तो आउटफ्लो में लेते हैं। ऐसा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा तरीका था पढ़ाने का कि इनफ्लो के आइटम्स P&L वाले होते हैं और आउटफ्लो के आइटम्स बैलेंस शीट वाले होते हैं। इसके अलावा एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर भी P&L का आइटम ही है, इनफ्लो में आएगा।
और एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी P&L का आइटम है, इनफ्लो में ही आएगा। डेप्रीसिएशन SLM मेथड से लगाना है, कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में भी 15%, यानी डिस्काउंट रेट 15% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, व्हाट इज द एनुअल सेविंग्स फ्रॉम मशीन TMT1। तो एनुअल सेविंग्स का क्या मतलब है यहां पर? अब MCQ में ये भी तो प्रॉब्लम है ना, बीच में से भी कुछ पूछ लेते हैं। तो एनुअल सेविंग्स का मतलब ध्यान रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं, है ना। आपके एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ जाए उसमें पूछ ले सेविंग्स, तो भी ध्यान रखना है कि MCQ में अगर सेविंग्स पूछ रहा है तो उसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और सेम एनुअल सेविंग आपको TMT2 का भी निकालना है। वैसे तो कैपिटल बजटिंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं निकालते हैं, CFAT निकालते हैं, उसमें डेप्रीसिएशन और ऐड कर देते हैं हम, पर उन्होंने एक पार्ट पूछा कि PAT भी बताओ, दोनों मशीन का PAT बताओ। और इसके अलावा फिर बोला है पे बैक पीरियड बताओ दोनों का। तो ऐसा कुछ ध्यान हो, एक शॉर्टकट होता है आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो, तो उससे पे बैक पीरियड आ जाता है जल्दी। और फिर इसके अलावा ARR पूछा है, ARR में तो PAT लेते थे, ARR में PAT लेते थे, एवरेज एनुअल PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो इस वजह से ARR पूछ लिया। और लास्ट में उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI भी पूछ लिया। आएगा तो 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो कर लेते हैं इसको, कैसे होता है ये। तो पर्टिकुलर्स TMT1 TMT2, तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमको सेविंग्स दे रखे हैं, तो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में नाम लिखेंगे, है ना, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। सेविंग्स इन वेजेस है, TMT1 में 15 लाख, TMT2 में 20 लाख, और प्लस करेंगे सेविंग्स इन स्क्रैप। तो सेविंग्स इन स्क्रैप कितने का है? 5 लाख और 6 लाख। और जो खर्चे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल 2 लाख का है, माइनस हो जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000 और 1,80,000 माइनस हो जाएगा। और रिपेयर्स है 4 लाख और 8 लाख, माइनस हो जाएगा। तो आपका PBDT आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 12,50,000 और 14,20,000। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल रीड करने से नहीं होते कि आप सोचो कि RTP में रीड कर लूँगा और मेरा RTP हो गया, वो सॉल्व करने से होते हैं। प्रैक्टिकल हमको हमेशा सॉल्व करना चाहिए। तो आ रहा है 12,50, 14,20। डेप्रीसिएशन लगाएंगे 45 लाख पे 10 साल से 4.5 लाख, और TMT2 में 50 लाख पे 10 साल लाइफ है तो 5 लाख। कहाँ लिखा है सर 10 साल लाइफ है? टेबल से ऊपर लिखा हुआ है, टेबल के ऊपर वाली लाइन, लाइफ इज 10 ईयर्स। तो आपका PBT आ जाएगा। तो PBT इज 8 लाख और 9,20,000, और माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 35%। तो टैक्स माइनस करेंगे तो डायरेक्ट PAT बता दो, 5,20,000, 5,98,000। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पूछ रहा था। फर्स्ट पॉइंट पूछा था सेविंग ऑफ TMT1 बोलो, तो ऑप्शन A आंसर हो गया। और सेकंड पॉइंट पूछा था TMT2 का सेविंग बताओ, तो ऑप्शन B आंसर हो गया।
फिर पेबैक पीरियड के लिए तो ऐड करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। तो 520 और 598 हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर है। डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दीजिए 450 और 5 लाख, तो इससे आपका सी फैट आ जाएगा 9,70,000, 10,98,000। तो आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो, तो 45 लाख अपॉन 9,70,000 कितना रहे 4.63, और इसमें 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,98,000 4.55। तो ये आपका थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। और फिर फोर्थ पॉइंट पूछ रहा है ARR। तो ARR में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यूज करते थे, तो 5,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आता था कॉस्ट ऑफ असेट प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2 इंटू 100, मतलब इंटू 100 तो रिटर्न निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ असेट प्लस सैल्वेज वैल्यू अपॉन 2। तो कॉस्ट ऑफ असेट है 45 लाख और सैल्वेज वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, तो 22,50,000 हो गया। तो इट इज कितना 23.11, और एक का आ गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक फिर बी ऑप्शन ही हो गया, है ना। तो बी ऑप्शन में इसमें आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,98,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 25 लाख इंटू 100, तो ये आएगा आपका 23.92। और पीआई करने के लिए सी फैट की पीवी करनी पड़ेगी, पीवी ऑफ सी फैट। तो डिस्काउंट रेट था 15%, 15% से क्यूमुलेटिव फैक्टर आता है 5.019, 10 साल का 5.019, 9 लाख एग्जाम में पीवी फैक्टर गिवन होंगे, चाहे आरटीपी में नहीं दिया हुआ पर एग्जाम में गिवन होगा। तो 9,70,000 इंटू 5.019, 4,868,430, और इधर आएगा 55,10,862, दैट इज 10,98,000 इंटू 5.019। तो फाइनली पीआई पूछा है, तो डिवाइड कर दो तो 1.08, डी ऑप्शन हो जाएगा, और 1.10। तो मतलब ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया ये वाला, तो बस इसमें ध्यान यही रखना होता है कि पे बैक में क्या यूज़ करते हैं, पीआई में क्या यूज़ करते हैं, है ना, ARR में क्या यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक एनुअल सेविंग्स किसको बोलते हैं, है ना, इसकी लर्निंग यही है इस क्वेश्चन में। ऐसा था ये हमारे ऑलरेडी बुक में ना, ARR और पीआई निकाला था उसमें हमने, मतलब अगर बुक से रेफर करोगे तो ये आपका 16th क्वेश्चन है, जो मैंने कराया है उसमें 16th क्वेश्चन था ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, इजी सा। MCQ में शेयर्स ऑफ ACB आर प्रेजेंटली ट्रेडेड एट 51 रुपीज, मैं लिख भी देता हूँ इजी, जिससे आपको बाद में जब रिवाइज करोगे तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ABC का शेयर 51 रुपीज़ का है, इसको हम लोग P0 बोलते थे। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर, तो इसको D1 बोलते थे। पता कैसे चलता था D0 है या D1 है,
एक्सपेक्टेड लिखा होता है तो D1, करंट लिखा होता है तो D0। ग्रोथ रेट बोल रहा है 10% है G। इट प्लान्स टू रेज फ्रेश इक्विटी शेयर्स। तो याद है केई न्यू और केई ओल्ड। केई न्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 माइनस F और होल में प्लस G। और केई ओल्ड निकालते हैं तो D1 अपॉन P0 प्लस G। तो वही बोल रहा है फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं। मर्चेंट बैंकर ने सजेस्ट किया है, मर्चेंट बैंकर मतलब एडवाइजर, उसने सजेस्ट किया है कि एन अंडर प्राइसिंग ऑफ 2 रुपीज इज नेसेसरी इन प्राइसिंग द न्यू इशू। नया इशू 2 रुपए कम में होगा। तो अगर शेयर 51 का है तो नया शेयर 51 का इशू नहीं होगा, कितने का इशू होगा? 49 का। तो P0 न्यू आपका 49 हो गया। और इन बिसाइड्स इन्वॉल्विंग अ कॉस्ट ऑफ 50 पैसे पर शेयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंस, फ्लोटेशन कॉस्ट है 50 पैसे का। द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स निकालना है, केई न्यू निकालना है, अज्यूमिंग नो चेंज इन डिविडेंड रेट, डिविडेंड वही रहेगा 5 रुपए, एंड नो चेंज इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट वही रहेगा 10%। तो केई न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D1 दैट इज 5, P0 49 माइनस 0.5 एंड प्लस ग्रोथ दैट इज 10%, 20.31% डी हो जाएगा। ठीक है। अगेन लिवरेज का एक क्वेश्चन आया, इजी सा ही है। लिवरेज के 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने आरटीपी में, तो एक ये वाला तो इजी है और एक डिस्क्रिप्टिव वाला थोड़ा लेंदी है और हार्ड है। आरजीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL कितने का है? 3 एट अ सेल्स लेवल ऑफ 7 लाख एंड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT ऑफ 2,20,000, फॉल इन सेल्स बाय 10%, सेल कम हो रही है 10% से। DOL का फॉर्मूला याद है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और दूसरा परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ EBIT में क्या चेंज आएगा? तो DOL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो DOL गिवन है 3 और सेल्स में चेंज बोल रहा है 10%। तो पूछ रहा है कि EBIT में कितना चेंज आएगा? तो EBIT में 30% चेंज आना चाहिए। तो आपका EBIT अभी 2,20,000 है, तो 2,20,000 में 30% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 66,000। आया क्या? ये तो MCQ खत्म हो गया। अब उसके बाद 4th क्वेश्चन से डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन रेशियो का, ठीक है। अभी लास्ट MTP में मैंने भी एक बड़ा सा रेशियो का क्वेश्चन डाला था, तो क्या उसमें सेल्स को x मानना पड़ा था? ये क्वेश्चन भी वही है, सेल्स को x मान लेंगे तो हो जाएगा। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर बैलेंस शीट। हाँ, इसमें एक यूनिक चीज इन्होंने ये करी कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट इन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में दे दिया। अपन हॉरिजॉन्टल वाले करते थे हमेशा, इस बार वर्टिकल डाल दिया। तो हो सकता है एग्जाम में भी वर्टिकल फॉर्मेट दे दे, नहीं दे तो हॉरिजॉन्टल ही बनाना है, दे तो ही वर्टिकल बनाना है। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आई होप फॉर्मूले सब याद है आप लोग को ना, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस में थोड़ी नई बात लिख दी इन्होंने, 10% करना है करंट असेट्स का, पर वो करंट असेट्स नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस होने चाहिए। क्या करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है? तो बोल रहा है जो भी करंट असेट आएगा उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना, और फिर उसका 10% कैश एंड बैंक होगा आपका। GP रेशियो 20% किसका परसेंट होता है? सेल्स का ही होता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वैसे तो हम परचेजेस से निकालते हैं, पर इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकालना,
यानी COGS अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स करना। डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स दे दिया। नेट फिक्स्ड असेट 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नेट फिक्स्ड असेट? WDV, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्लोजिंग WDV, वो टोटल बैलेंस शीट का 25% होगा। जो भी आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा उसका 25% आपका नेट फिक्स्ड असेट होगा। अच्छा, डेप्रीसिएशन 15% लगता है, तो क्या मैं बोलूँ ये जो WDV आएगी ये 85% के लिए होगी? बोलो। डेप्रीसिएशन और WDV का 15% लगता है, तो अगर ओपनिंग 100 है तो डेप्रीसिएशन 15 है, तो क्लोजिंग WDV 85 बचेगा ना। अच्छा, करंट रेशियो 1.6:1 है और कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.6:1 है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शेयर कैपिटल तो दे दिया, रिजर्व्स गायब है, बॉन्ड्स गायब है, ट्रेड पेबल्स मिसिंग है करंट लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, पर स्टार मार्क लगा के लिखा हुआ है कि ये नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ 7.5 लाख 45 लाख है। हाँ, तो इसमें ऐड करना, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस करंट लायबिलिटी में थोड़ी आता है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट में आता है, तो इन्होंने करंट लायबिलिटी में से उसको माइनस कर दिया। तो अगर करंट लायबिलिटी में उसको माइनस कर दिया तो आप ऐड करो उसको, तो 45 लाख प्लस 7,50,000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 52,50,000 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में बैलेंस शीट चेंज मत कर देना, 45 लाख ही रहेगा, पर हमारे सॉल्व करने के लिए 52,50,000 होगा। बैलेंस शीट में मत करना, ये तो बैलेंस शीट में गिवन है ना। हाँ, तो उसमें 45 लाख ही आएगा, पर आप जब रेशियो निकाल रहे हो, जैसे करंट रेशियो लगाओगे, तो वहां पर आप 52,50,000 लो। बैलेंस शीट में तो 45 लाख ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया है, उसको मत डिस्टर्ब करना। हाँ, तो असेट में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा, मैं यहीं पर माइनस करके दिखा रहा हूँ ना। नहीं करनी नहीं है ना, क्योंकि गिवन है, जो गिवन है उसको चेंज मत करो आप। दे दिया इन्होंने 45 लाख, तो हम समझ गए कि माइनस करके ही दिखाना है। अच्छा, असेट साइड में ओपनिंग WDV डेप्रीसिएशन माइनस होगा। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, और कैश एंड बैंक के लिए बोला था कि ये 10% होगा ना, तो किसका होगा? इसी का होगा, क्योंकि इसमें प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, वो यहाँ है ही नहीं, वो तो लाइबिलिटी में जाके माइनस किया हुआ है। ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो मैं इसको थोड़ा लैक्स में करूंगा, क्योंकि फिगर बड़े हैं, तो हम शॉर्ट में रखने के लिए लैक्स में करेंगे। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 15 टाइम्स, तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 15, पर अभी मेरे पास ना कॉग्स है ना एवरेज स्टॉक है। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस तो हो जाएगा 10%। जीपी रेशियो दिया हुआ है, जीपी रेशियो इज 20%। फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन नेट सेल इक्वल्स टू 20%, बट ना जीपी है ना नेट सेल है। इसके अलावा हमको गिवन है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। फॉर्मूला होगा COGS अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 10। मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं बोला है कि COGS लिखना है, तो कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 10। फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 12 टाइम्स, तो ये होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स इक्वल्स टू 12। कुछ भी नहीं आ रहा। फिर इसके बाद उन्होंने हमको दिया है कि फिक्स्ड असेट जो है वो टोटल असेट का 25% होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं करंट असेट टोटल असेट का 75% होगा? बोलो। फिक्स्ड असेट 25% है, तो करंट असेट 75% है। इसके अलावा करंट रेशियो दिया हुआ है,
बस अब इसी से उम्मीद है कुछ हो जाए। करंट रेशियो 1.6:1, तो करंट रेशियो 1.6:1 है, तो फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में गिवन थी 45 मत लेना, कितना लेना है? 52.5। वो तो उन्होंने प्रीपेड माइनस करके ले रखा है, पर इस रेशियो में थोड़ी लिखा हुआ है कि प्रीपेड माइनस करके लेना। तो यहां तो हम जानते हैं कि करंट लाइबिलिटी में प्रीपेड माइनस नहीं होता है, तो करंट असेट्स निकल जाएगा आपका। करंट असेट्स कितना आ गया? 84 लाख का आ गया। करंट असेट्स 84 आ गया, तो बैलेंस शीट में जाके डाल देना। करंट असेट 84 माइनस 7.5 कितना? 84 माइनस 7.5 76.5 हो जाएगा करंट असेट। भाई हमारे करंट असेट में तो प्रीपेड इंक्लूडेड है ना, पर बैलेंस शीट में तो हटाना है ना। और कैश इसी का तो 10% बोल रहे थे, तो 7.65 हो जाएगा। 7.65 हो जाएगा कैश। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, करंट असेट अपॉन टोटल असेट 75% था, तो करंट असेट आपका कितने का है? 84। टोटल असेट निकल जाएगा इससे, तो टोटल असेट कितना है? 112। तो टोटल असेट है 112 लाख, और टोटल असेट अगर 112 लाख है तो फिक्स्ड असेट आ जाएगा। फिक्स्ड असेट कितना आएगा? 28 लाख। फिक्स्ड असेट आ गई 28 लाख। तो बैलेंस शीट में मेरे पास क्लोजिंग WDV आ गया 28 लाख फिक्स्ड असेट, और एक तरह से बैलेंस शीट का टोटल भी मिल गया। 28 प्लस 76.5 104.5, और 28 नेट है, तो क्या ओपनिंग निकाल सकते हो? तो 28 85 के लिए, तो 100 के लिए कितना होगा? 32.94। तो आपका डेप्रीसिएशन हो गया 4.94। डेप्रीसिएशन हो गया, एकदम ऐसा ही था जो मैंने MTP में अभी टेस्ट में दिया था आपको ना, बस प्रीपेड एक्सपेंस का थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया, बाकी वैसा ही है। 4.94। आगे के ये जल्दी बोलिए। अब बचा इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, और उसके लिए सारे रेशियो गिवन थे, पर कुछ लिंक नहीं बन पाया, तो आपको लेट करना पड़ेगा सेल्स बी एक्स। तो लेट करूंगा अगर सेल्स बी एक्स, तो जीपी हो जाएगा 0.2x, तो कॉग्स हो जाएगा कितना? 0.8x। कॉग्स इज 0.8x, तो ऊपर पुट कर देंगे 0.8x अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू 15, तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा कितना? 0.053x। 0.053x आ गया क्या? और ऐसे डेटर्स में x अपॉन एवरेज डेटर इक्वल टू 12, तो क्या एवरेज डेटर x अपॉन 12 हो गया, यानी 0.0833x। 0.0833x। और बैलेंस शीट में देखें तो मेरे पास करंट असेट का टोटल है, कैश पता है, तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, तो स्टॉक प्लस डेटर की इक्वेशन बन जाएगी। स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू करंट असेट कितना था?
76.5 माइनस 7.65, कैश हटा दिया, तो स्टॉक कितना है आपका 0.053x, ट्रेड रिसीवेबल 0.083x इज इक्वल्स टू 68.85, तो आपका x आ जाएगा 503.78, सेल आ गई, तो कॉग्स हो जाएगा 403.02, कॉग्स आ जाएगा 403.02। कर पा रहे हो ना मैच, समझ में आ रहा है ना? तो सेल है 503 और कॉग्स आ गया 403, तो आपका इन्वेंट्री भी आ जाएगा इससे, तो इन्वेंट्री कर दो 503.78 इंटू 0.053, कितना आएगा 26.87, 26.87, और आपके ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 503.78 इंटू 0.083, 41.98, 41.98 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में ये 26.87 हो गया और ये 41.98 हो गया। अच्छा, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, क्रेडिटर से ट्रेड पेबल आ जाएगा, तो कॉग्स आ गया 403.02 डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 10, तो क्रेडिटर हो गया 40.30, ट्रेड रिसीवेबल आ गए 40.30, तो आपके आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे इससे 40.30 का अगर ट्रेड क्रेडिटर है तो 4.7 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल आ गया था अपना, कितना था 104.55, तो इससे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल आ जाएगा 59.5। अच्छा, कैपिटल गियरिंग रेशो दिया हुआ है, तो कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर डेट अपॉन इक्विटी। वैसे तो प्लस प्रेफरेंस शेयर अप माइनस प्रेफरेंस शेयर भी करते थे, पर प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में है नहीं, तो कैपिटल गियरिंग रेशो 0.6 है, डेट भी नहीं पता और इक्विटी भी नहीं पता, पर इन दोनों का टोटल तो पता है, तो रेशो 0.6:1 में बांट देंगे, तो 59.5 जो है वो 1.6 के लिए, तो 0.6 के लिए डेट आ जाएगा आपका 22.31, तो डेट आ गया अगर 22.31, तो बैलेंसिंग फिगर आपका रिजर्व आ जाएगा 1.19। कैपिटल गियरिंग रेशो भूल गए क्या? ये ऐसे कैसे करते थे? डेट निकाला ना मैंने, इक्विटी थोड़ी निकाला। ये रेशो का क्वेश्चन था, और ये अगर अपन अपने बुक से मैच करें तो ऐसा, जो कल एमटी पे क्या समझाऊं, डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो डेट 0.6 है, इक्विटी 1 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो 59.5 कितने के लिए है, 1.6 के लिए, तो 0.6 के लिए डेट आ जाएगा ना।
तो मैं बोल रहा था कि MTP3 में भी मैंने यही क्वेश्चन दिया था और अपने बुक में ऐसा कौन सा था 20, क्वेश्चन नंबर 20 था, एकदम ऐसा ही था, फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस खाली ये प्रीपेड एक्सपेंस वाला पॉइंट नया डाल दिया था, बाकी वरना मैं बोलता सेम ही है, मैं कराता ही नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एमसीक्यू में था छोटा सा, एक ये बड़ा है, और ये उन्हीं से हो पाएगा जिनकी मैथ स्ट्रांग है, क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है प्रॉपर। आपको याद है केओ कैसे निकालते हैं? के डी, के पी, के ई, के आर सबका वेटेड एवरेज कर देते हैं तो केओ आ जाता है। इस क्वेश्चन में केओ गिवन है, केओ तो खुद ही ने दे दिया। इस क्वेश्चन में इनकी रेट्स गायब है। बैंक लोन है पर रेट गिवन नहीं है, डिबेंचर है रेट गिवन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है रेट गिवन नहीं है। यही निकालना है कि इनकी रेट क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे आया, तो ये मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं कि अगर एग्जाम में आएगा तो अगर अच्छे से नहीं करा रहेगा तो दिक्कत आएगी। परमहंस हैज कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें बता दिया ये सब कुछ है। अच्छा, डिबेंचर्स को हमको रिडीम करना है प्रीमियम पे 5%, रिडेम्पशन वैल्यू 105 होगी। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 5% प्रीमियम पे, वही 105 पे रिडीम होगा। कूपन रेट ऑन डिबेंचर इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बैंक लोन कूपन रेट। कूपन रेट याद है ना, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो बैंक लोन की है ना उसका 1.5 गुना डिबेंचर का है, और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट, 2.25 हो गया। मतलब अगर बैंक लोन की रेट को x मानूं तो ये हो गया 1.5x और ये हो गया 2.25x। ठीक है। टेन्योर फॉर लोन, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर इज, लोन तो 3 साल का है, डिबेंचर 5 साल का है और प्रेफरेंस शेयर 7 साल का है। मतलब वो याद है ना इरिडीमेबल और रिडीमेबल, तो ये रिडीमेबल वाले हैं सारे। करंट बुक वैल्यू दे दी सबकी, फेस वैल्यू बता दिए जो हमारे काम के हैं, 100 रुपये 100 रुपये फेस वैल्यू है। टैक्स रेट 25% है। डिबेंचर्स आर करेंटली सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 96 रुपीज, मार्केट वैल्यू याद है ना, ओल्ड डिबेंचर में मार्केट वैल्यू लेते हैं, आई प्लस आर वी माइनस एम वी अपॉन एन, तो एम वी दे दिया है। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 102 है, इक्विटी शेयर 150 रुपए का चल रहा है। पी रेशो दे दिया, क्या पी रेशो से के ही निकल जाता है? तो के ही आ गया कितना, 1/6.667, 15% का के ही आ गया। परमहंस लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास वेयर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन मतलब केओ, केओ तो दे दिया, केओ निकालते हैं हमेशा। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर्स एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर जब हो जाए तो WACC निकाल देना यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। याद है बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट। तो ये जो केओ निकाल रखा है ये मैं समझूंगा कि बुक वैल्यू वेट से हो रखा है, और हमको लास्ट में फिर मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है। तो मैं ये पार्ट तो नहीं करूंगा, ये तो आप लोगों को आता है, मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स केई तो पता चल गया कि 15% है, केई तो 15 है, ठीक है ना। और इसके अलावा बैंक लोन जो है, तो बैंक लोन को KD1 बोल दें, तो बैंक लोन की रेट क्या है, X है,
और आफ्टर टैक्स करेंगे तो 1 माइनस 0.25, तो कितना बन जाएगा 0.75x। बैंक लोन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता था, बैंक लोन में तो नॉर्मली आफ्टर टैक्स कर दो बस उसको। अच्छा, KD2 यानी डिबेंचर, तो फॉर्मूला होता है I1 माइनस टी प्लस RV माइनस MV अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस MV अपॉन 2 इंटू 100। तो I कितना आया था इसका 1.5 था ना, 1.5 तो परसेंट बोल रहे हो आप, तो 1.5% मतलब 1.5x% ऑफ 100 रुपीज, फेस वैल्यू 100 है, इंटू 1 माइनस 0.25 और प्लस RV 105 माइनस 96 डिवाइड बाय रिडेम्पशन पीरियड 5 साल होल डिवाइड बाय 105 प्लस 96 अपॉन 2 इंटू 100। तो वही थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी इसमें। तो ये कितना आ रहा है 1.125x या 112.5। क्या रही है 1.125x और प्लस 105 माइनस 96 अपॉन 5 1.8 और डिवाइडेड बाय 100.5 और इंटू 100 भी है, क्योंकि परसेंट में निकालना है ना लास्ट में, तो इंटू 100 हटा देते हैं। ये हो जाएगा 112.5x प्लस 180 अपॉन 100.5। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया ना थोड़ा, ये ऑफ 100 हटा दो आप, क्योंकि परसेंट ले लिया ना हमने, लास्ट में परसेंट कर दिया। 1.5 तो ये 112.5 ऐसे ही हो जाएगा, 1.5 इंटू 0.75, 1.125 तो इंटू 100 करने से 112.5 हो जाएगा ये, प्लस 1.8। मतलब एक्चुअली आई लेना है ना, आई रेट नहीं लेनी है। एक्स आप इंटरेस्ट को मान रहे हो या एक्स रेट को मान रहे हो? नहीं, जैसे यहाँ टर्म लोन में, अभी बैंक लोन में किया आपने, तो ये 0.75x परसेंट है या 0.75x है? 0.75 मतलब x परसेंट बोल रहे हो ना आप इसको, रेट तो परसेंट में आता है ना, तो मतलब आपने जो ये x है ये परसेंट ही तो माना ना, x तो परसेंट हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये 1.5x परसेंट हुआ ना, ठीक है। तो वो इसलिए ऑफ 100 करना पड़ा, 1.5% ऑफ 100, तो 1.5% ऑफ 100 तो कितना आएगा 1.5 और इंटू 0.75 तो 1.125x परसेंट हुआ ये अभी। नहीं, जैसे समझो आई अपना 10% होता था, तो हम 10% किसका करते थे 100 रुपीज का, तो ये आपका आई 10 रुपीज लिखते थे ना यहाँ पर, तो वही हम बोल रहे हैं 1.5x ऑफ 100, 1.5x परसेंट ऑफ 100, रेट को 100 से मल्टीप्लाई किया
और उसको 1 माइनस टी किया, तो फिर ये अमाउंट बन जाएगा ना, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, कितना आया था, 1.125x प्लस 1.8 डिवाइड बाय 100.5 और इंटू 100 अगर छोड़ दे एक बार तो कितना आ रहा है, 1.125x प्लस 1.8 अपॉन 100.5 ही रहने दो इसको। अभी क्या है, ये वेट से भी मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली अभी, तो वो वेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। अच्छा, ऐसे ही केपी आएगा, तो केपी जो है वो कितना परसेंट बोल रहे थे, 2.25%, तो 2.25% x इंटू 100 इंटू 1 माइनस, अच्छा इसमें होता नहीं है आफ्टर टैक्स, ये प्रेफरेंस शेयर है, और प्लस आरवी कितना 105 माइनस वैल्यू 102 एंड डिवाइड बाय रिडेम्पशन पीरियड 7 साल, होल डिवाइड बाय 105 प्लस 102 अपॉन 2 इंटू 100, तो रहने दो। कितना रहा है, 2.25x प्लस 0.43 एंड डिवाइड बाय 103.5, तो डेसिमल में आ जाएगा, इंटू 100 नहीं करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। मतलब जैसे x सॉल्व आएगा ना तो वो 10 आएगा मान लो, तो वो 10% ही है। हम रेट को x मान रहे, उसके इंटरेस्ट अमाउंट को x नहीं मान रहे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ परसेंट मत लगाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परसेंट ही है, तो 1.5x इंटू 100 कर दो खाली, लास्ट में तो इंटू 100 होएगा ही, पर ये तो परसेंट को ही मैंने रेट को ही x मान लिया मैंने, तो 1.5x इंटू 100, तो इससे वही बोल रहा था 112.5x आ जाएगा वो। एक तो अमाउंट को मानू x और एक परसेंट को x मानू, तो फिर तो 112.5x ही आएगा वो ऑलरेडी, तो 112.5 इसीलिए बोल रहा था कि इंटू 100 अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 112.5x ही है, तो x ऑलरेडी परसेंट ही है आपका। और इधर भी वही कर सकते हो कि परसेंट मत लगाओ, वो x ऑलरेडी परसेंटेज ही है, तो फिर इससे क्या होगा, ये 2.25x की जगह 225x बन जाएगा, तो वो x परसेंट ही आएगा ऑलरेडी, तो उस पर परसेंट लग जाएगा, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर क्लियर है। अच्छा, रिजर्व भी है यहां पर, तो KR तो KE के इक्वल ही होता है, तो 15% ही आएगा, तो एक अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी। KO कैसे निकालते थे, वेटेड एवरेज, तो KE 15 आया, तो हम परसेंट नहीं लिख रहे, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, परसेंट लिख ही नहीं रहे, तो KE 15 इंटू उसका वेट कितना है 35 कैसे, KE और KR बराबर है, तो इक्विटी का भी वही है और रिजर्व का भी वही है, प्लस के बैंक लोन का क्या है था 0.75x और इंटू वेट है उसका 10 और प्लस 112.5x और प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 100.5 और ये मल्टीप्लाई बाय 15 और प्लस, अब परसेंट नहीं लगा रहा ना कहीं भी, फिर
या तो यहाँ भी 15% लिखो, फिर एक चीज डिसाइड कर लो, या तो परसेंट लगाना है या परसेंट नहीं लगाना है। तो अब अगर परसेंट नहीं लगा रहा तो यहाँ भी परसेंट नहीं लगाया मैंने, तो 112.5x आएगा ना फिर। और प्लस, और नेक्स्ट में कितना था, 225x प्लस 0.43 डिवाइडेड बाय 103.5 और मल्टीप्लाई बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 80 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, कितना बता रखा था, 20 लिखोगे फिर, क्योंकि हम कहीं भी परसेंट नहीं लिख रहे, 20 लिखोगे फिर। तो ये 80 को तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1600 हो जाएगा। 15 इंटू 35 करो, 525, 10 इंटू 0.75x तो 7.5x ले लो, और इसको न्यूमरेटर को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 112.5 इंटू 15, 87.5x और प्लस 27 डिवाइड बाय 100.5, और सेम यहाँ भी यही करो, 225 इंटू 20 तो 4500 प्लस 0.43 इंटू 20 तो 86, नहीं 8.6, और डिवाइड बाय 103.5। अब एलसीएम के चक्कर में तो पढ़ना मत, ये तो माइनस कर दो 525, 1075 इक्वल टू 7.5x 100.5 से भी डिवाइड कर दो, तो 1687.5 को 100.5 से डिवाइड करें तो 16.79x आ जाएगा, और 27 को 100.5 से डिवाइड कर दो तो 0.27 आ जाएगा, और ऐसे ही 4500 को 103.5 से डिवाइड करो तो 43.48 आ जाएगा, ये x था, और प्लस 8.6 को 103.5 से डिवाइड करें तो 0.08 आ जाएगा। तो और थोड़ा सा रिफाइन हो गया, 7.5 प्लस 16.79 प्लस 43.48, 67.77x, और 1075 माइनस 0.27 और माइनस 0.08 तो 1074.65, तो x आएगा। तो अब जब ये 15.86 आया ना, तो ये परसेंट ही बोल रहे हैं हम इसको डायरेक्ट। पर अगर आप इसको परसेंट नहीं लेना चाहते, अमाउंट लेना चाहते हो, अमाउंट ले लो, लास्ट में फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अमाउंट को मानते हैं, पर इसमें इन्होंने रेशो रेट का दिया है, अमाउंट कर रहे हैं। देखो अमाउंट लेने में गड़बड़ ये हो जाता है कि मान लो डिबेंचर और प्रेफरेंस की फेस वैल्यू सेम नहीं होती, तो बेटर है कि रेट ही ले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो x आ गया ये आपका बैंक लोन की रेट। तो बैंक लोन की रेट अगर 15.86 है तो डिबेंचर की क्या होगी, उसका 1.5 टाइम्स कितना आएगा, 23.79, 23.79, और प्रेफरेंस शेयर का कितना आएगा, 35.69, और फिर KO मार्केट वैल्यू वेट से आ ही जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, नम्रा लिमिटेड प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया 6,20,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% से 80,000। तो क्या मैं बोलूं, डिबेंचर 8 लाख रुपए का है, EBT आ गया, टैक्स लगा दिया, EAT आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड 1,12,000 है 14% से, तो क्या प्रेफरेंस शेयर भी 8 लाख के ही है।
इटेश आ गया इनका 3,20,000, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से 16,000, तो पता चल गया कि शेयर कैपिटल 1,60,000 की है और ईपीएस 20 रुपए आ गया। द रिजर्व्स इज 9 लाख रुपीज। तो बता सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अभी भाई? डेट कितने का हो गया? 8 लाख। प्रेफरेंस कितने का हो गया? 8 लाख। रिजर्व्स कितने के हो गए? 9 लाख। और शेयर कैपिटल कितने का है? 1,60,000। तो टोटल हो रहा है 26,60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं नम्रता रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स। याद है ऐसे क्वेश्चन करते थे कि इक्विटी ले आओ, डेट ले आओ, प्रेफरेंस ले आओ। तो बोल रहा है 15 लाख रुपए चाहिए। केई अभी 20% चल रहा है आपका, केई 20% है। एंड कंपनी एज अ पॉलिसी टू रिटेन 40% ऑफ इट्स अर्निंग्स। तो यानी डिविडेंड पे आउट रेशो 60% चल रहा है। तो कंपनी कमा रही है 3,20,000, तो कंपनी उसका 60% ही पे कर रही है। कंपनी उसका 60% ही पे कर रही है। कितना होगा 3,20,000 का 60%? 1 लाख। तो कंपनी अभी इक्विटी वालों को 1,92,000 डिविडेंड दे रही है। अगर मैं इसको केई से डिवाइड कर दूं तो कुछ फॉर्मूला याद है क्या? डिविडेंड अपॉन केई। डिविडेंड अपॉन केई, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। तो आपकी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी मार्केट वैल्यू 9,60,000 मार्केट वैल्यू हो गई। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ था। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये याद नहीं आ रहा तो आपको केई का वो फॉर्मूला याद है, डीपीएस अपॉन एमपीएस। तो आप डीपीएस निकाल लो, 12 रुपये आएगा, और उसको केई से डिवाइड कर दो तो एमपीएस आ जाएगा, और एमपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपकी वैल्यू 9,60,000 ही आएगी। तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं कि इक्विटी की वैल्यू है डिविडेंड अपॉन केई। तो डिविडेंड है 1,92,000 और केई है आपका 20%, तो आपकी वैल्यू आ रही है 9,60,000। The debentures and preference shares are trading at premium of 10% and 25% to its book value. अच्छा, डिबेंचर की बुक वैल्यू निकाली थी मैंने 8 लाख। ये 10% महंगा चल रहा है मार्केट में, यानी 8,80,000 का चल रहा है। और प्रेफरेंस 25% महंगा चल रहा है, यानी कितना चल रहा है? 10 लाख का चल रहा है। और इक्विटी का हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 9,60,000 रुपए। तो सब मिला के मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 28 लाख। अच्छा, रिजर्व रह गया, रिजर्व 9 लाख का, तो ये आ रहा है 37,40,000। 37,40,000। तो बुक वैल्यू भी आ गई, मार्केट वैल्यू भी आ गई। फिर वो बोल रहे हैं कि द फेयर वैल्यू, ये एक नई लाइन है, ये हमारे किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी। बोल रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। तो आप मेरे से पूछते हैं कि ये 3740 आप क्यों निकाल रहे हो? वो इसीलिए निकाल रहा था। बोल रहा है इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू की, फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? बुक्स में तो अलग वैल्यू होती है, शेयर मार्केट में अलग वैल्यू होती है, पर उसकी सही वैल्यू क्या है? बोल रहा है ओवरऑल वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। तो 37,40,000 को 16,000 शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी शेयर की।
कितनी आएगी? 233 पॉइंट। सर इस फेयर वैल्यू का क्या रोल है? तो वो अगले पेज पे पता चलेगा। फेयर वैल्यू के लिए लिखा हुआ है कि न्यू इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड एट 15% डिस्काउंट टू द करंट फेयर वैल्यू प्राइस। वो नहीं करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे और कितने शेयर इशू होंगे, तो उसके लिए इशू प्राइस क्या मानना है? तो बोल रहा है ये मानना है 15% डिस्काउंट पे मानना है फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 233.75, उसमें 15% डिस्काउंट माइनस कर दो, 198.69 का इशू प्राइस हो जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक डाउट आप लोग को आता था कि सर जब एक्सपेंशन करेंगे तो ईबीआईटी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? एक ही में बढ़ाया है, बाकी में तो बोलता है तो ही बढ़ाते हैं, तो इसमें बोला है कि बढ़ाओ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। आरओसी जो है हमारा वो टोटल वैल्यू पे डिपेंडेंट है, विच विल इंक्रीज बाय 10% टू इट्स करंट रेट आफ्टर एक्सपेंशन। जो भी आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है उसको 10% बढ़ा देना और वो आपको मान के चलना है आगे। तो मुझे बताओ अभी ईबीआईटी कितना आ रहा था? 6,20,000 और अभी वैल्यू कितनी आई थी? 37,40,000 इंटू 100। तो बताओ कितना आ रही है? 16.58% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। सर बुक वैल्यू से निकालोगे या मार्केट वैल्यू से? उन्होंने बोला बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो हमने इसको मार्केट वैल्यू समझा। तो मार्केट वैल्यू का परसेंट किया। मैंने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने किया, मैं तो उनका आंसर बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने इसको मार्केट वैल्यू समझा है। तो मार्केट वैल्यू समझा है तो 6,20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू 37,40,000 कितना आ रहा है? 16.58। उसको 10% बढ़ा देना है, तो 10% बढ़ा दो तो कितना होगा? 18.24%। आपका नया कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न आ गया 18.24%। समझ में आया यहां तक? फिर बोल रहा है इफ द कैपिटल गियरिंग रेशियो डाल दिया इसमें, कैपिटल गियरिंग रेशियो गोज अबव 2.5 देन इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट विल इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। कभी बताया मैंने बेसिस पॉइंट्स? एक बार बताया था। हाँ, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, तो 200 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा मतलब 2% बढ़ेगा। तो डेट की रेट अभी कितनी थी? चेक करो पीछे, 10% थी, वो 12 हो जाएगी। और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी 0.5% बढ़ जाएगा। तो अभी कितना था? 14, तो 14.5 हो जाएगा। पर ये तब होगा जब कैपिटल गियरिंग रेशियो 2.5 के ऊपर जाएगा। कैसे निकलता है कैपिटल गियरिंग रेशियो? बाई डेट प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी माइनस प्रेफरेंस। तो अभी ऑलरेडी डेट 8 लाख का था, प्रेफरेंस 8 लाख का था, है ना? और इक्विटी अभी कितने का था? 9.6 का था शायद, नहीं 10.6 का था। 1.6 का शेयर कैपिटल था और 9 का रिजर्व था। और प्रेफरेंस इसमें प्लस कर दिया, तो इसमें क्या करना पड़ता है? माइनस। पर ऐड तो करो पहले, फिर माइनस करोगे ना। पहले ऐड करूंगा तभी तो माइनस करूंगा। तो ऐसा करूं मैं, ना ऐड करूं ना माइनस करूं। नहीं समझे? अरे इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस होता है कि नहीं होता? तो लो तो सही पहले, तभी तो 8 माइनस करोगे।
तो फिर कैंसिल आउट हो गया ना वो। तो क्या रेशो आ रहा है चेक करना है इससे। ये अभी नीचे चल रहा था, पर अब हम लो और पैसा लेना चाह रहे हैं, तो क्या ये रेशो बढ़ सकता है। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि या तो 2/3 अमाउंट डेट से ले लो यानी 10 लाख, और बाकी का 5 लाख प्रेफरेंस शेयर से ले लो, और दूसरा ऑप्शन है पूरा इक्विटी शेयर ही ले लो। तो अगर हम 10 लाख और 5 लाख का हम डेट और प्रेफरेंस लेंगे तो +10 +5 हो जाएगा। तो इससे कैपिटल गियरिंग रेशो कितना हो जाएगा। कैपिटल गियरिंग रेशो 2.92 आ जाएगा, 2.92। तो ये हायर हो गया ना। पर अगर मैं इक्विटी लेता हूं तो फिर ये नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली पहले ही कम था और कम हो जाएगा ये। तो मतलब फर्स्ट केस में कैपिटल गियरिंग रेशो 2.5 से ऊपर जा रहा है, और सेकेंड केस में कैपिटल गियरिंग रेशो 2.5 से नीचे रहेगा। आया ये सब समझ में। तो बस सॉल्व करना है, कौन सा प्लान अच्छा है बताना है। तो एक तो हमको यहां पर प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ा। तो अगर आपने उस टाइम रफली नहीं लिखा है तो फेयरली लिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6,20,000 अपॉन वैल्यू 37,40,000 इंटू 100। तो यह आ रहा है आपका 16.58%। तो न्यू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16.58 प्लस 10%। कितना आएगा 18.24%। तो आपका न्यू EBIT आ जाएगा 37,40,000 का 18.24%। 6821। तो 3740 का करना है या 5240 का करना है। नए कैपिटल का करोगे ना, पुराने का थोड़ी करोगे। तो 3740 की जगह 5240 हो जाएगा ना, 15 लाख ले रहे ना, और 52,40,000 का 18.24%। 955,776 आपका न्यू EBIT हो जाएगा। तो 52,40 के लिए कितना होगा, और फिर +10% कर देना। बोला है ना 10% बढ़ाना है। क्वेश्चन ने जो बोला वो तो मानना ही पड़ेगा ना। उन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू विल इंक्रीज बाय 10% टू इट्स करेंट रेट। तो 10% बढ़ाने बोला है ना। और अगर अब ये आ गया तो आपके दो ऑप्शन बना लेते थे आप लोग, कॉलम बना लेते थे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो सबसे पहले EBIT आ गया 955,776 955,776 माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पहले से कितना था 80,000 तो पहले से ही था, ये ओरिजिनल है। और आप ऑप्शन 1 में और लोन ले रहे हो कितने का 10 लाख का, और उस पे भी जो रेट लगेगी वो 8% नहीं लगेगी, मतलब 10% नहीं लगेगी, 12% लगेगी। कितना आएगा 1,20,000 आ रहा है क्या।
1,20,000 और इधर तो इक्विटी ले रहे हैं तो 80,000 ही रहेगा। और फिर स्टूडेंट्स इससे आपका ईबीटी आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें टैक्स माइनस कर देंगे 20%, तो आपका ईएटी आ जाएगा। तो ईएटी 604,621 आना चाहिए और 700,621 आना चाहिए। और माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले से कितना है, 1,12,000 तो पहले से ही है, 1,12,000 तो है ही, और ये ओरिजिनल है। और एडिशनल कितना है, तो 5 लाख का और ला रहे हैं और उस पे रेट लगेगी 14.5%। पहले 14 लगती थी, अब 14.5 लगेगी, तो कितना होगा 72,500 और नील, तो आपका इटेश आ जाएगा कितना 420,121 और 588,621 और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो यहां तो चेंज आएगा नहीं, 1,60,000 ही रहेगा, चेंज तो इस केस में आएगा 1,60,000 प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर की इशू प्राइस निकाली थी हमने 198.67 198.69, तो 16,000 थे ना, 16,000 प्लस 15 लाख डिवाइड बाय 198.69, तो टोटल 23,549, तो इससे आपका ईपीएस आएगा, तो ये आना 26.26 और ये 25, तो ये अच्छा हो गया। तो था वैसा ही जैसा हमने करा हुआ है, बस उसमें थोड़े से और एडिशनल लाइंस लिख दिए उन्होंने। हार्ड बनाने के लिए तो ऐसे ही करते हैं ना कि और चीज़ें डाल दो उसमें। नहीं देखो, आरटीपी में तो क्या हुआ, हर क्वेश्चन ही हार्ड डाल दिया इन्होंने। एग्जाम में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, पर कौन से टॉपिक में हार्ड आएगा ये हमको भी नहीं पता ना, तो इसलिए है तो कर लेते हैं। हाँ, वरना थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। चलो, लिवरेज का एक तीसरा क्वेश्चन और है, जो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, लिवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। हाँ, लिवरेज में ये वाला इजी है, ये वाला सिंपल ही है, ये मैं आपको करा भी नहीं रहा, बस इसमें केडी ना ये आफ्टर टैक्स मानना है, ये ध्यान रखना कि सोल्यूशन में उन्होंने केडी 9% लिखा हुआ है, तो अब हमारे ऊपर था, हम बिफोर भी मान सकते थे, आफ्टर भी मान सकते थे, पर सोल्यूशन से मैच करना है तो आफ्टर मान के करना। तो बिफोर निकालना आता है क्या, केडी बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, अगर टैक्स रेट 25% है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, बोल रहा है डीओएल बताओ, डीएफएल बताओ, डीसीएल बताओ, पीवी रेशियो बताओ, ये सब आता है आपको, है ना, तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। 8th क्वेश्चन डिविडेंड डिसीजन का, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल ध्यान है, उसी का क्वेश्चन है, पर उसमें भी 2-4 चीजें और डाल दी, सिंपल नहीं बना के उसको भी टेढ़ा कर दिया। अ कंपनी पेज रेगुलर डिविडेंड ऑन क्वार्टरली बेसिस, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इन्होंने क्वार्टरली बेसिस बोल दिया। क्या लगता है, हम वॉल्टर गॉर्डन में जो डिविडेंड लिखते हैं वो एनुअल होता है या क्वार्टरली होता है, एनुअल, तो क्वार्टरली दे दिया तो एनुअल बनाना पड़ेगा।
एंड द लास्ट इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर द क्वार्टर वॉज 3 रुपीज, तो हमारे लिए डीपीएस हो गया 12 रुपए, एक क्वार्टर का 3 रुपए, तो फिर पूरे साल का 12 रुपए लेके सॉल्व करना है। अच्छा, ओइंग टू वाइड मार्केट रिसर्च एंड प्रेजेंस कंपनी टर्नओवर हैज सीन अ ग्रोथ रेट ऑफ 25%। इसको जी मत मान लेना क्योंकि ये तो टर्नओवर का ग्रोथ रेट है, वो डिविडेंड का ग्रोथ चाहिए होता है, तो ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, द कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रेट ऑफ रिटर्न अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइकली अचीवमेंट। रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग आर बोलते थे, वॉल्टर गॉर्डन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आर बोलते थे, याद है ना, डी प्लस आर अपॉन के ई, तो आर कहाँ से आएगा, यही तो आर है, पर वो आर सीधे सीधे नहीं दे रखा है, बोल रखा है 20% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी। क्या करें, एवरेज, पर सिंपल एवरेज नहीं होगा, वेटेड एवरेज होगा, तो ये x बन जाएगा, ये f बन जाएगा, तो ये fx आ जाएगा। तो 20 इंटू 0.36 हो जाएगा, 15 इंटू 0.69 हो जाएगा, 12 इंटू 0.56 हो जाएगा, तो सब मिला के 21 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स 21 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 1, तो आपका रिटर्न 21% हो गया। और सॉरी, गलत हो गया क्या, कौन सा वाला है, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पर ये 1 ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती ना, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। हाँ, वो तो 1 ही लेना पड़ेगा, मतलब आंसर भी 21 से ही दिया हुआ है, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये तो गलत है। हाँ, डिवाइड बाय 1.4 नहीं हो सकता ना, प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 ही होता है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक ही हो गई कुछ, यहाँ एग्जाम में नहीं होगा ऐसा। द रिटेंशन रेशियो ओवर द लास्ट 5 years, अच्छा रिटेंशन रेशियो दे दिया बी, तो बी दे दिया 5 सालों का 40, 65, 50, 45 और 30, 5 रिटेंशन रेशियो दे दिए, तो सिंपल एवरेज हो जाएगा, तो प्लस करके डिवाइड बाय 5 करो, 40 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 डिवाइड बाय 5, 46%, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 54% हो गया। करंट इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड 4.5% RF, एंड बीटा इज 1.3 एंड मार्केट रिटर्न इज 12.5% RM, तो के ही निकल जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ए यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल। तो बेसिक क्वेश्चन ही था, पर वो बस आर और बी निकालना पड़ा, तो कर देता हूं फिर भी मैं। तो डीपीएस कितना है आपका, 12 रुपए, 3 इंटू 4, तो ईपीएस भी तो चाहिए होता है वॉल्टर मॉडल में, तो वॉल्टर मॉडल में 12 को अगर 54% से डिवाइड कर दें तो 22.22 आ जाएगा, 22.22 आ रहेगा। 22.22, तो फिर P इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय के ई। अच्छा, के ई भी तो निकालना पड़ेगा, के ई बताओ कितना आ रहा है, 14.9% आ रहा है, तो डी है 12, आर हो गया 0.21 अपॉन के ई 0.149 इंटू ई 22.22 माइनस डी 12 डिवाइड बाय 0.149, 177 कुछ आ जाएगा। और गॉर्डन लगाने के लिए जी निकालना पड़ता है, जो कि बी इंटू आर होता है,
तो B कितना है आपका 46, R कितना है 21, तो आपका G आ जाएगा 9.66, 9.66। अरे की और G आ गया तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। तो लास्ट डिविडेंड कितना दिया था उन्होंने 12 रुपए। ग्रोथ ऐड कर दो उसमें 9.66%। नहीं ये तो लिखा हुआ है ना लास्ट, कि लास्ट हमने ये डिविडेंड दिया है। तो 912 प्लस 9.66% डिवाइड बाय KE 14.9 माइनस 9.66। जहां लास्ट वर्ड नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन होता है ये आए देगा या दे चुका है, पर यहां तो लास्ट डिविडेंड लिखा हुआ है ऑलरेडी। कितना आ रहा है 251 कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन में हम करेक्शन कर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो ही गई। मतलब ये कर सकते हैं कि इसको 0.1 कर दें और इसको 60 कर दें, तो फिर वो सेट हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए लास्ट 9th क्वेश्चन, फिर 10 तो थ्योरी है। 9th क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का, यही एक टॉपिक बचा है, बाकी तो सब हो गए। रेशियो कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया, डिविडेंड का आ गया, लिवरेज का आ गया, कैपिटल बजटिंग का आ गया। हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का कुछ नहीं है इसमें, नहीं वर्किंग फैक्टरिंग तो वर्किंग कैपिटल में ही काउंट होता है। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमारे बुक में ऑलरेडी है, वैसा ही है, पर अगेन एडिशनल पॉइंट्स डाल दिए इसमें। एक क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वाला, ये वही क्वेश्चन है। अच्छा ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस विदाउट चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, टेबल में सीधे दिया हुआ है मटेरियल यूज किया 9 लाख। अच्छा इस बार मटेरियल को भी 2 पार्ट कर दिए कि हमने डोमेस्टिक मटेरियल भी खरीदा है और हमने बाहर से भी खरीदा है, यानी क्रेडिटर के भी 2 पार्ट है। तो एक 2 महीने उधार पे, एक 3 महीने उधार पे। अच्छा डबल स्टार और लगा हुआ है, तो डबल स्टार अगले पेज पे है कि रॉ मटेरियल इंपोर्टेड विल अट्रैक्ट अ कस्टम ड्यूटी एट 20%। कस्टम ड्यूटी लगेगा 20%। इंपोर्ट करते तो लगता है ना कस्टम ड्यूटी, कॉस्टिंग में पड़ा हुआ है अपना। टू बी पेड अप फ्रंट, मतलब ये उधार में नहीं दे सकते आप कि बोले ये भी 3 महीने बाद देंगे। कस्टम ड्यूटी तो अभी देनी पड़ेगी विथ अ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 5%। मतलब जो ड्यूटी आपने पे करी ना वो रिफंड मिल जाएगा 5%। तो मतलब नेट कितना हुआ 15%। तो ये 6 लाख का नहीं है एक्चुअली, ये 6,90,000 का हो गया, 6,90,000 का हो गया। 15% ड्यूटी लगेगी। लैग इन वेजेस होता था, लैग इन ओवरहेड, ये सब ध्यान ही होगा। सेल्स डोमेस्टिक, सेल्स एक्सपोर्ट। अच्छा एक्सपोर्ट वाला 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट 100 रुपये, सॉरी डोमेस्टिक में 100 में बेचते हैं तो एक्सपोर्ट हम 90 में करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3,60,000 का है 2 महीने का। लैग इन पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी है 1 महीने का। अच्छा एक हमारी लड़ाई भी हुई थी कि टैक्स लेने हैं नहीं लेना है, तो एडवांस टैक्स दिया है इस क्वेश्चन में, लेना ही पड़ेगा। फॉर 25,000 फॉर द क्वार्टर फॉलोइंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज पेड बाय द कंपनी, प्रीपेड के जैसे ऐड हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। ये जो ओवरहेड लिखा हुआ है ऊपर 26,40,000, इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है।
और बोल रहा है कि द परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज 24 लाख और उस पर डेप्रीसिएशन 10% लगा है, तो यानी 2,40,000 का डेप्रीसिएशन है उसमें। और फिर बोल दिया कैश जीपी इज 20%, मतलब कैश कॉस्ट मेथड लगाना है। तो जीपी कैश वाले पोर्शन पे, यानी नॉन कैश आइटम नहीं लेंगे इसमें, तो 20% का जीपी आता है डोमेस्टिक सेल्स पे। एक्सपोर्ट पे 20% नहीं आएगा क्योंकि वो सस्ते में बिकता है। हाउएवर टू प्रमोट एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काउंसिल ने रेवेन्यू सब्सिडी दी 2.5% फॉर द न्यू मशीन परचेज्ड। मशीन के ऊपर सब्सिडी भी मिली है, पर वो रेवेन्यू सब्सिडी है। एक तो होता है कि मशीन की कॉस्ट में से ही माइनस कर देते हैं, वो कैपिटल सब्सिडी होती है। ये रेवेन्यू सब्सिडी है, मतलब ये हमने खर्चे में से माइनस कर देंगे। तो 26-40 में हमको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। करो 24 लाख का 2.5%, 60,000 आ रहा है ना, तो 60,000 की सब्सिडी है, ये रेवेन्यू सब्सिडी है। तो मतलब ये खर्चा कम करेगा, तो हम ओवरहेड में से कम कर देंगे इसको, है ना, रिड्यूस फ्रॉम ओवरहेड। 60,000 की रेवेन्यू सब्सिडी को ओवरहेड में से कम कर दिया जाएगा। फर्दर मोर परशुरम लिमिटेड सबमिट्स द लेटर ऑफ क्रेडिट टू बैंक। एक्चुअली उधार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है, तो बोल रहा है कि हमको उसके लिए फीस देनी पड़ेगी 5%। तो ये ट्रेडिंग में आता है या P&L में? P&L का आइटम है, फाइनेंस चार्ज है ये, तो P&L का आइटम है ये। अच्छा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट में लगेगा ना, इंपोर्ट डोमेस्टिक में इसका कोई लेना देना नहीं है। द कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स भी 1 month ही रहेगा। रिमेन इन प्रोसेस फॉर हाफ मंथ, WIP हाफ मंथ रहेगा, विथ 90% रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, बाकी 50-50। लेबर ओवरहेड 50% मानेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट 50% मानेंगे और रॉ मटेरियल 90% मानेंगे। कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग कैश बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपए। मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेफ्टी मार्जिन विल बी 15%, वो लास्ट में जो ऐड करते हैं, है ना। और फिर बोल रहा है वर्किंग कैपिटल निकालो फॉर द नेक्स्ट ईयर, और ये कैश कॉस्ट मेथड से निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं। ध्यान हो तो ऐसे केस में हम लोग ट्रेडिंग P&L बनाते थे, तो हम पहले वही ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L। तो ट्रेडिंग P&L में डेबिट साइड में आता था टू मटेरियल। तो डोमेस्टिक मटेरियल कितने का है? 9 लाख का। और इंपोर्ट मटेरियल कितने का है? 6,90,000 का है। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, तो बाय सेल्स डोमेस्टिक कितने का है? डोमेस्टिक है 30 लाख का। और एक्सपोर्ट कितने का है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट कितने का है? 24,80,000 का। अच्छा, डेबिट साइड में और क्या लेते हैं? टू लेबर, तो लेबर आ गया 6 लाख का। और टू ओवरहेड, तो वैसे तो ओवरहेड दिया हुआ है 26,40,000 का, पर 2,40 का तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दो और 60,000 की सब्सिडी माइनस कर दो, तो यह आएगा 23,40,000। 23,40,000 आएगा। अच्छा, एक लाइन छोड़ देते थे हम लोग कि कुछ और नहीं आ जाए, तो 2GP। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 30 लाख का तो 20%, 30 लाख का तो 20% आएगा। और 24,80,000 जो है ये 90 के लिए, तो 10 के लिए कितना होगा?
10% कम में बेचा है ना ये, तो इसमें जीपी भी तो 10 रुपये ही बचेगा। तो ये 90 के लिए तो 10 के लिए कितना होगा, तो सब मिला के ही आएगा 875 556। ये 90-10 क्लियर है क्या? सेलिंग प्राइस पहले 100 थी तो जीपी 20 बचता था, अब सेलिंग प्राइस 90 हो गई तो जीपी 10 ही तो बचेगा। 10 रुपये प्राइस कम करूंगा तो प्रॉफिट भी तो 10 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे बैलेंसिंग फिगर यहां पर अदर एक्सपेंस आ रहे हैं 74,444। और फिर कंटिन्यू करें पी एंड एल में, तो बाय जीपी आ जाएगा 875 556। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है 3,60,000 का, ये एडवांस में दिया जाता है। और 2 सेलिंग ओवरहेड भी दे रखा है स्टूडेंट्स। सेलिंग ओवरहेड कितने का है? 3 लाख का। और प्रोसेसिंग फीस भी दे रखी है 5% लगेगा ना एक्सपोर्ट सेल का, 1,24,000, 24,80,000 की एक्सपोर्ट सेल है, उसका 5%, तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ मैंने आपको एमटीपी में भी डाला था, है ना, उसमें बस ये पॉइंट्स नहीं थे, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, और इसमें है टू नेट प्रॉफिट कितना 91,556। पर अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, डेटर्स निकालते टाइम दिक्कत आएगी, क्योंकि कैश कॉस्ट मेथड लगा रहे हैं ना, तो सेल्स से नहीं करना है, कॉस्ट से करना है, प्रॉफिट हटना चाहिए उसमें। तो इसलिए एक बार मैं वो कर रहा हूं अलग से, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक। तो बताओ डोमेस्टिक सेल कितनी थी 30 लाख, और एक्सपोर्ट सेल कितनी है 24,80,000। अच्छा जीपी माइनस कर दें तो जीपी आया था 6 लाख और 175,556, 275,556। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 24 लाख और 22,04,444, 22,04,444। और फिर उसके बाद प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और प्लस सेलिंग एक्सपेंस। तो याद है किस रेशो में बांटा था इसको? सेल्स रेशो में। तो सेल्स के रेशो में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को बांट दीजिए, तो 360 को बांटिए सेल्स के रेशो में, 360 को बांटिए तो ये आएगा 197,080 और 162,920। ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंस भी लिख दो, 164,234 आएगा और 135,766 आएगा। और एक प्रोसेसिंग फीस भी तो है इस बार, प्रोसेसिंग फीस सिर्फ एक्सपोर्ट में आएगा 1,24,000। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स से ही तो निकलता था, या तो सेल में से नेट प्रॉफिट माइनस करते थे और या फिर सीओजीएस में सारे खर्चे ऐड कर लेते थे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है उससे। तो कितना आ रहा है 2761,314। यही आ रहा है। और इधर आ रहा है 2627,150।
160. थर्टीन 130 130 130. तो वर्किंग कैपिटल निकाले, अगर वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक. रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड. नहीं, जरूरत क्या है? अलग अलग दिखाने से क्या होगा? क्रेडिटर में अलग अलग होगा. 132,500. फिर WIP स्टॉक में लेवल ऑफ कंप्लीशन अलग है, तो मटेरियल का अलग निकलेगा. 15,90,000 इंटू 0.5/12 और इंटू 90%, 59,625. और कन्वर्जन कॉस्ट अलग निकाल लो. तो कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर आ जाएगा 6 लाख का, ओवरहेड आएगा 23,40,000 का, और अदर एक्सपेंस 74,444. 30,14,444 इंटू 0.5/12 इंटू 50%, 62,801. 62,801 आ रहा है. और फिनिश गुड स्टॉक निकाले तो फिनिश गुड स्टॉक में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 46,04,444. याद है ना, फाइनेंशियल अप्रोच लगेगा. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं करते हैं. जब जीपी होता है तब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इंक्लूड नहीं करते हैं फिनिश गुड्स में. तो 46,04,444 इंटू 1/12, 38,3,704. फिनिश गुड्स में एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ये. जब हम लोग का जीपीए अप्रोच होता है तो फाइनेंशियल अप्रोच लगाते थे, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को इंक्लूड नहीं करते हैं. फिर आएगा डेटर्स. तो ये अलग अलग हमने वैल्यू निकाली ली थी. 2761,314 और इनटू टाइम पीरियड है 1.5 महीने का, और प्लस 2627,130 एंड इनटू 3/12. तो यह आएगा 564094. अरे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है.
अच्छा, एक करेक्शन भी था, ये एक्सपोर्ट 1 मंथ था, ये 3 मंथ नहीं 1 मंथ था ये। वो 3 मंथ गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो 1 मंथ था। 92, हाँ 9192। और फिर इसके अलावा प्रीपेड, तो प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2 महीने का था, तो 3,60,000 इंटू 2/12, 3,60,000 इंटू 2/12 कितना, 60,000। एडवांस टैक्स भी है 25,000। वैसे तो कैश कॉस्ट मेथड में ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं ले रहे हो तो टैक्स किस बात का, पर दे दिया है, लिख दिया और क्या। और कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,50,000 का, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 143,77,22, फिर माइनस क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल में 9 लाख का मटेरियल तो 2 मंथ्स के उधार पे था, और 6 लाख का मटेरियल 3 मंथ्स के उधार पे था। और यहाँ ये याद रखना है 6 लाख लेना है, 690 मत ले लेना, क्योंकि ड्यूटी तो आपको देनी पड़ी ना, वो उधार में थोड़ी चल रहा था। तो 6 लाख इंटू 3/12, 3 लाख, एग्जैक्ट 3 लाख। और इसके अलावा क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, तो क्रेडिटर्स फॉर वेजेस है कितने का, 6 लाख का। और क्रेडिटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्रेडिटर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वही 23,40,000, एक साथ भी कर सकते हो ना, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड भी लिख सकते हो। तो 23,40,000 क्या हुआ, 6 लाख इंटू 1/12, 6 लाख इंटू 1/12 है, ऑब्वियसली 1/12 तो करना ही है। अच्छा, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड, तो हमने 23,40 प्लस वो निकाला था ना 74,444, बैलेंसिंग फिगर आया था, इंटू 0.5/12, 100,602। और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड, क्रेडिटर्स फॉर सेलिंग ओवरहेड। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इतना बड़ा आ नहीं सकता, ये सब करना नहीं है, कोई एक्सट्रैक्ट ही आ जाए, कोई उसकी एक लाइन ही डल के आ जाए तो करा हुआ रहेगा, तो वो लाइन हैंडल हो जाएगा उनसे। तो ये मत सोच के करिए कि ऐसा आएगा या नहीं आएगा, ये सोच के करिए कि इसकी कोई लाइन लिखी हुई आ जाए तो मुझे आता होगा वो। 3 लाख इंटू 1/12, 25,000। 962,120 और ऐड कर देना सेफ्टी मार्जिन, तो सेफ्टी मार्जिन कितना परसेंट है, 15%। 144,318, तो 11,06,438। तो हर चैप्टर का भी थोड़ा थोड़ा एक रिवीजन हो गया, आरटीपी भी हो गई अपनी।
जो आरटीपी में और एमटीपी में थ्योरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वो भी कर लो, कि हो सकता है वही आ जाए, लिमिटेड क्वेश्चन है ना। तो 2 इसमें है और 2 आपकी एमटीपी में है, मैंने भी कुछ अपने एमटीपी में डाले, उतना तो कर ही सकते हो। तो वो लर्न कर लो, तो बाय चांस कोई हार्ड क्वेश्चन आए तो इजीली हैंडल हो जाएगा। अब कोई डाउट है क्या?